हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 बिहार स्पेशल जीके जीएस। तो चलिए बात करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिहार में मछली पालन में सबसे बड़ा योगदान किस जिला का है। शेखपुरा का है, नालंदा का है, उपयुक्त में से कोई नहीं, जमुई का है, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए, बिहार में मछली पालन में सबसे बड़ा योगदान किस जिला का है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेखपुरा। तो बात कर ले शेखपुरा की, तो मछली के उत्पादन में बिहार खुद को आत्मनिर्भर की ओर बढ़ते बढ़कर देश के शीर्ष 4 जिलों में शामिल है। बिहार राज्य में प्रत्येक वर्ष 8.02 लाख मीट्रिक टन मछली की मांग के मुकाबले वर्तमान में 7.62% या मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। पहले कितना हो रहा था प्रत्येक वर्ष? पहले हो रहा था 8.02 लाख मैट्रिक्स हो रहा था। अब कितना हो रहा है वर्तमान में? तो अब हो रहा है 7.62 मैट्रिक लाख्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है हमारा, विपणन वर्ष 2024 से 25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कितना निर्धारित किया गया है। विपणन वर्ष 2024 और 25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कितना निर्धारित किया गया है। 2125, 1850, 2275, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। तो विपणन वर्ष 2025 की बात करें तो इसमें लगभग 2275 रुपये निर्धारित किए गए। कितने? 2275 रुपये निर्धारित किए गए। और उसी जगह हम बात करें 2024 और 25 के बीच चना का, 2024 और 25 के बीच चना का जो है, चना का 5440 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया था। जबकि मसूर दाल की बात करें, तो मसूर दाल जो है, मसूर दाल 6425 रुपये प्रति क्विंटल, कितना? 6425 रुपये प्रति क्विंटल की गई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2275। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 13 रहा है। राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कह रहा है वर्ष 2021 से 22 में सर्वाधिक मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन 13 रहा है। बताइए। राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो इसी जगह बात कर लें राज्य कर्नाटक की, तो यहाँ पे 7.5 मिलियन टन रहा है। कितना रहा है? 7.30 मिलियन रहा है। और उसी जगह बात करें बजट की, तो बजट जो है 2023 से 24 के मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में भारत ने घोषित किया था। क्या किया था? श्री अन्न के रूप में, भारत ने घोषित किया था। और उसी जगह हम बात करें 2021 और 22 में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला सिर्फ 3 राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब रहा है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब रहा है। नोट करते चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, जुलाई 2023 में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किस संस्था के द्वारा जारी की गई थी। अंकटाड, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए क्या होगा। तो हम बात करें जुलाई 2023 में विश्व निवेश रिपोर्ट की, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास का सम्मेलन TAD है ना। बात करें इसकी तो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ है? जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, जुलाई 2023 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कितने वर्ष के अंदर भारत में कुल 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले? 10 वर्ष के अंदर, 20 वर्ष के अंदर, उपयुक्त में से कोई नहीं, 15 वर्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, 15 वर्ष। 15 वर्ष। तो उसी जगह हम बात करें संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी की, तो उसी जगह जो है 15 वर्ष के अंदर भारत में कुल 415 मिलियन लोग गरीब से बाहर निकले। इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र विकास का कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और विकास पहल द्वारा जारी किया जाता। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी में कमी वर्ष 2005 से 6 के अनुसार 5 से 6 में 55.1% की जो है घटकर वर्ष 2019 और 21 में 19 और 21 में इसमें बात करें तो इसमें जो है 16.4% हो गई थी। कहने का मतलब 2005 और 6 के तुलना में 2019 और 21 में पहले के तुलना में पहले 55.1% से घट करके 16.4% हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, बजट 2023 और 24 में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा समुद्र तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना शुरू किया गया? बताइए। हरित विकास योजना, मिष्टी योजना, हरित समृद्धमान योजना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना। बताइए, बजट 2023 से 24 में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा समुद्र तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना शुरू किया गया था? बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिष्टी योजना। मिष्टी योजना। तो बात करें बीपीएससी टीआरई 4.0 की, तो इसमें 1 से लेकर के 12वीं तक सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं और आने वाले वीडियो में भी सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही डाले जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रा बैंकिंग संचार सुरक्षा विदेशी मामले जैसे विषय किस सूची में रखे गए हैं? संघ सूची में, राज्य सूची में, संवर्ती सूची, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। मुद्रा बैंकिंग संचार सुरक्षा विदेशी मामले जैसे विषय किस सूची में रखे गए हैं? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची में। कहाँ? संघ सूची में। तो मुद्रा बैंकिंग की बात करें तो मुद्रा बैंकिंग भारतीय संविधान में 3 सूचियों का विवरण 7वीं अनुसूची में मिलता है। पहला, संघ सूची में संसद कानून बनता है। संघ सूची में पहला में संघ सूची में संसद कानून बनता है, संसद कानून पारित होता है जिसे कह सकते हैं। और दूसरी सूची की बात करें तो दूसरी सूची में राज्य सूची में विधानमंडल कानून बनता है, मंडल कानून बनता है। उसी जगह हम बात करें तीसरी सूची संवर्ती सूची की, तो संवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तीसरी सूची की बात करें तो केंद्र, सेंट्रल एवं स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023 से 24 की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया। 6%, 6.2%, 6.5%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.5%। चलिए, तो इसी जगह हम बात कर लें गवर्नर शक्तिकांत दास की। अभी हमारे भारत के गवर्नर जो है कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। भारत के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली भारतीय रिजर्व बैंक
मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 6.5% 6.5% की बात करें लगाया गया। तो उसी जगह भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष विकास दर 8.7% रही थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई थी? विनिर्माण, जनोपयोगी सेवाएं, निर्माण, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्माण। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है बिहार के किस सरकारी दफ्तर में बिहार की उत्पादित चाय को इस्तेमाल करने के लिए प्रावधान किया गया है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्य के सभी सरकारी दफ्तर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किस सरकारी दफ्तर में बिहार की उत्पादित चाय को इस्तेमाल करने के लिए प्रावधान किया गया है? तो राज्य के सभी सरकारी दफ्तर में जितने भी कर्मचारी हैं चाय की उसके लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। ये बिहार के सभी दफ्तर में होती है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में बिहार का कौन सा नगर निगम डिजिटल करेंसी शुरू करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना? मोतिहारी नगर निगम, पटना नगर निगम, बेतिया नगर निगम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। तो हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की। तो पटना के नगर निगम हाल ही में बिहार का डिजिटल करेंसी शुरू करने वाला नगर निगम बना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है हमारा बिहार में वित्तीय वर्ष 2023 से 24 का कुल बजट अनुमान 2,61,885.40 करोड़ है, जो कि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के बजट से कितना अधिक है बताइए। हाँ तो बात करें 24,194.21% और दूसरा बात करें 26,194.21 करोड़, 25,194.21 करोड़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। बिहार वित्तीय बजट 2023-24 का कुल बजट अनुमान 2,61,885.40 करोड़ है, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट से कितना अधिक है। तो बताइए कितना अधिक है। तो हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की 24,194.21 करोड़ अधिक है। कितना है? अधिक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है। चलिए थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है तो देख लेते हैं। कह रहा है जल निकायों की पहली गणना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब और जलाशय है, जबकि आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है। कुल जल निकायों में से 78% 18,90,463 प्राकृतिक हैं, जबकि 22% 5,34,077 मानव निर्मित जल निकाय हैं। केवल 1 2 दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब और जलाशय हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक भी हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक भी हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है हमारा चलिए बात करें बिहार के किस जिला में स्थित जलकुंड जलाशय के लिए गंगा के पानी को लिफ्ट किया जाएगा? रोहतास, मुंगेर, भागलपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर को। किसको? मुंगेर को। चलिए हम थोड़ा बात कर लें मुंगेर के बारे में। तो इसके लिए करीब 18 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मुंगेर के एक प्रमंडल भी हैं
जिनके अंतर्गत मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जम्मू जिला आता है। और 1832 में मुंगेर जिला को भागलपुर जिला से अलग किया गया था। मुंगेर से भागलपुर को कब अलग किया गया था? मुंगेर से भागलपुर को अलग किया गया था 1832 में। कब? 1832 में। याद रखिएगा, मुंगेर को भागलपुर से कब अलग किया गया था? 1832 में अलग किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर या जिले में जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान स्थित हैं? पटना में, मुजफ्फरपुर में, उपयुक्त में से कोई नहीं, भागलपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ऋण जमा अनुपात के मामले में बिहार का स्थान देश में क्या है? ऊपर से दूसरा, नीचे से पांचवा, उपयुक्त में से कोई नहीं, नीचे से तीसरा, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। ऋण जमा अनुपात के मामले में बिहार का स्थान देश में क्या है? ऊपर से दूसरा, नीचे से पांचवा, उपयुक्त में से कोई नहीं, नीचे से तीसरा, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे करने का रीज़न है, चूँकि आप अगर ऑप्शन को सही देखोगे 1 से लेकर के 5 तक किसी भी नंबरिंग चीज़ों को आप देख रहे हैं तो उसमें आपको लगता है चलो यार 3 लगा रहे हैं, 5 लगा दिए, तो इसमें थोड़ा सा आपको आसान लगता है। लेकिन यही चीज़ें अगर 3 को 1 के जगह किया जाए और 5 को 2 के जगह कर दिया जाए और 1 को 5 के जगह कर दिया जाए तो फिर आप उसको कन्फ्यूजन में गलत कर सकते हो। और हम यही नहीं चाहते कि आप कन्फ्यूजन में गलत करें। हम ये चाहते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन को और उसका ऑप्शन की जो बात है उसको आप बारीकी से देखिए और तब जा करके उसको लगाइए। चलिए बात करें ऋण जमा अनुपात के मामले में बिहार का स्थान देश में क्या है? ऊपर से दूसरा, नीचे से पांचवा, उपयुक्त में से कोई नहीं, नीचे से तीसरा, उपयुक्त में से अधिक बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीचे से पांचवा, नीचे से पांचवा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, बिहार का पहला रामसार स्थल कांवरताल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मुंगेर में, मोतिहारी में, बेगूसराय में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय में। अब ये आप थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, ये कांवरताल क्या होता है? जिसे हम कांवर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? कांवर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? कांवर झील कहते हैं। कांवर झील को ही कांवरताल कहा जाता है, रामसार स्थल कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस जिला में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन किया गया? दरभंगा में, पूर्णिया में, मधुबनी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी। मिथिला उत्पादन, मिथिला से मधुबनी, मधुबनी से मिथिला, मिथिलांचल की भाषाएं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है हमारा, गरीबी के मापन की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? बताइए, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तेंदुलकर समिति, CR रंग राजन समिति, अलग समिति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी रंगराजन समिति। तो हम बात करें सी रंगराजन समिति की, तो सी रंगराजन समिति जो है हमारा, तो इसकी जो है समिति, तो सी रंगराजन समिति ने जुलाई 2014 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपा था। जुलाई 2014 में अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को सौंपा था। और उससे पहले रंगराजन समिति का गठन 2012 ईस्वी में किया गया था। रंगराजन राजन समिति का गठन 2012 में किया गया था। कब किया गया था? 2012 में गठन किया गया था। और इसकी बात करें जहाँ तक, रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट में गरीबी मापन के लिए राष्ट्रीय नमूना संगठन के उपभोग अनुमान को आधार बनाया था। और इसी जगह बात करें, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले की संख्या उस समय 36.3 करोड़ बताई जा रही थी। और उसी जगह बात करें, आबादी 29.6% था। और तो उसी जगह बात कर ले सुरेश तेंदुलकर के बारे में, तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने बीपीएल
सुरेश तेंदुलकर बीपीएल समिति 26.98 करोड़ बताए थे, जो देश के कुल आबादी का 21.9% थी। और भारत सरकार द्वारा गरीबी पर 6 आधिकारिक समिति का गठन किया था, और वो गठन था योजना आयोग कार्य समूह, जो 1962 में हुई थी। और फिर से बात करें दूसरी, बीएम दांडेकर एवं एन रथ 1971 में की गई थी। अलग समिति 1979 में की गई थी। लकरवारा समिति 1989 में की गई थी। और तेंदुलकर समिति 2004 में की गई थी। रंगाराजन समिति 2012 में की गई थी। चलिए, इस सब कुछ चीज़ों को आप नोट करते जाएंगे, चूँकि हमारे डिस्प्ले पे लिखना इतना संभव नहीं है। जो हम बोल रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन क्वेश्चनों के अलावा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष है 2010 से 11, 11 से 12, 12 से 13, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11 से 12। वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार 11 से 12, 11 से 12। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, जीएसटी के तहत सम्मिलित करों से राज्य की राजस्व प्राप्ति 17 से 22 की अवधि के दौरान बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। 12%, 14%, 13%, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14%। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बिहार में 2019 से 21 के मध्य गरीबी क्या प्रतिशत क्या है? 51.91%, 33.76%, 40.69%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए तो बात करें इसकी, तो ये हमारा नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बिहार में 2019 से 21 के मध्य गरीबी का प्रतिशत जो था, ये था 33.76%, 33.76%। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुदान प्रदान की जाती है 70 मीटर गहराई तक के लिए। 70 मीटर गहराई के लिए कितना अनुदान प्रदान किया जाता है बताइए। 12,500, 15,000, 35,000, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15,000, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 15,000। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। क्रय शक्ति के मामले में भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बाजार विनिमय दर के संदर्भ में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए बात करें प्रश्न की, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजार विनिमय दर के संदर्भ में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत काम करना, निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं और नियंत्रण की नीति का अनुसरण करना, लाइसेंस परमिट राज्य को कायम करना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। लाइसेंस परमिट राज्य को कायम करना होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, कायम करना होगा, कायम करना होगा। चलिए बताइए उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? तो उदारीकरण का अर्थ होता है निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न है हमारा, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण का अर्थ है व्यापार, पूंजी, वित्त, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक,
सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक स्थिरीकरण कार्यक्रम, पूंजी निर्माण का कार्यक्रम, उपयुक्त में से कोई नहीं, संरचनात्मक समायोजन, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बात कर लें। कह रहा है आर्थिक जो है ये स्थिरीकरण कार्यक्रम उदासीकरण और पूंजी का निर्माण का कार्य है। आर्थिक सुधार में स्थायित्व के साथ मजबूती से विकास पर बल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मजबूती से विकास पर बल दिया जाता है। नियमों को सरल बनाकर निवेश को बढ़ावा दिया जाता है। भारत में उदासीकरण से आर्थिक सुधार का नया युग माना जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अगर आपको लग रहा हो कि हम आपके लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा मानव विकास सूचकांक प्रथम बार कब निकाला गया था? 1990 में, 1995 में, 1991 में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए कब निकाला गया था। तो बात करें मानव विकास सूचकांक की, यह प्रतिपादन 1990 में एनडीपी से जुड़ा हुआ अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके अन्य सहयोगी अर्थशास्त्री मुख्तया ए के सेन तथा सिंगर हंस ने किया। HDI 3 चरों पर आधारित है। कितने पर? 3 चरों पर आधारित है। और उसी जगह बात करें 3 चर कौन कौन सी है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ज्ञान शैक्षणिक उपलब्धि, जीवन निर्वाह का स्तर जिसे क्रिया शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर के आधार पर व्यक्त करते हैं। स्पष्ट कि निम्न मृत्यु दर नहीं आता है। मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा 1990 ईस्वी से निकाला गया था। कब निकाला गया था? 1990 ईस्वी से निकाला गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा जनसंख्या के विस्फोटक का अभिप्राय। जनसंख्या में कमी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, स्थिर जनसंख्या, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। यह कथन किसकी थी? केन्स की थी, पिगू की थी, एडम स्मिथ की थी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पिगू। क्या हो जाएगा? पिगू, ऑप्शन नंबर बी, पिगू। तो उसी जगह बात करें हम केन्स की, उसी जगह हम बात करें केन्स की, तो मजदूर में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, यह कथन पिगू का तो था ही, लेकिन पिगू ने इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए यह बताया था कि मौद्रिक मजदूरी में लोचशीलता या परिवर्तनशीलता द्वारा पूर्ण रोजगार की स्थिति निर्धारित होती है। क्या बताया था? कि मौद्रिक मजदूर में लोचशीलता या परिवर्तनशीलता द्वारा पूर्ण रोजगार की स्थिति निर्धारित होती है। कौन बताया था? पिगू बताया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में किया है? किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है अपनी किस पुस्तक में? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में, ट्रीटाइज में, ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एवं मनी में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1990 में, 1995 में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त ये
1991 में उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की बात हम करें, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। और उसी जगह बात करें डब्ल्यूटीओ की बात करें तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई। गैट का विकसित रूप डब्ल्यूटीओ को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डब्ल्यूटीओ को ही कहा जाता है। और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है? 70%, 60%, 50%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 70% जो है भूमि ऐसा है हमारे बिहार में जो बाढ़ से हर साल पीड़ित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र एवं विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है? रॉबिन्स का, पेडम स्मिथ का, मार्शल का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रॉबिन्स का, ऑप्शन नंबर ए, रॉबिन्स का। तो चलिए उसी जगह हम बात करें, रॉबिन्स की परिभाषा का 4 आधार है। रॉबिन्स की परिभाषा का कितना आधार है? 4 आधार है। रॉबिन्स की परिभाषा के 4 आधार, पहली है मानव की अपरिमित आवश्यकताएं, दूसरी है आवश्यकताएं समान महत्व की नहीं, और तीसरी है आवश्यकताएं की तुलना में साधन समिति हैं, और चौथी है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव करना। तो उसी जगह बात करें, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान जो है एडमी स्मिथ का कथन है। किसका? एडम स्मिथ का कथन है। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह परिभाषा मार्शल ने दिया था। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह परिभाषा कौन दिया था? मार्शल दिया था। कौन दिया था? मार्शल दिया था। कौन दिया था? मार्शल दिया था। चलिए मार्शल दिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, व्यावसायिक बैंकिंग का कार्य क्या है? साख नियंत्रण करना, ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना, अंतिम ऋणदाता का कार्य करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1947, 1935, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1951, 1900, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। और बात करें इसकी राष्ट्रीयकरण की तो राष्ट्रीयकरण जो है इसकी हुई थी 1949 में। राष्ट्रीयकरण कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। इसकी मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ कब? भारत में सूचना का अधिकार का अधिनियम पारित कब हुआ था? मार्च 2001 में, अप्रैल 2003 में, अक्टूबर 2005 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 2005 में। ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 2005 में। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों कहा जाता है? डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों कहा जाता है? भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, भुगतान तुरंत किया जा सके, भुगतान काउंटर से किया जा सके, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भुगतान बैंक खाते द्वारा ही किया जा सके। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, क्लासिकल रोजगार सिद्धांत के प्रतिपादक थे केन्स, एडम स्मिथ, पूर्व रिकार्डो
हैंसन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर, एडम स्मिथ पूर्व रिकार्डो। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान है। इस विचार को मानने वाले हैं एडम स्मिथ, रॉबिन्स, जेबी से उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। एक से अधिक क्या होगा? तो ये क्वेश्चन आपका रहा होमवर्क में। क्या रहा? होमवर्क में। होमवर्क होमवर्क में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिए। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। आपका मैसेज नंबर है 9534328558। कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और बाकी बात, क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको लग रहा हो कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।